A very warm welcome to all of you. Our topic was entrepreneurship development, and this is the second part of the video. हमने डिस्कस किया था कि entrepreneur क्या होते हैं, entrepreneurship क्या होती है, characteristics of entrepreneur क्या क्या होते हैं, types of entrepreneur क्या क्या होते हैं, क्या क्या characteristics होते हैं, क्या क्या environmental factors होते हैं जो एक entrepreneurship development में help करता है, एक entrepreneur के development में help करता है. Now our next topic today, we start with causes of success and failure of entrepreneur. देखिए क्या होता है कि वी डिस्कस दैट क्रिएटिविटी इनोवेशन बहुत ज़रूरी होती है, रिस्क लेना बहुत बड़ा फैक्टर होता है. तो क्या है कि काम है कि यू अंडरस्टैंड इट दिस वे. सपोज आई एम टीचिंग यू, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं. अभी इफ़ आई से कि मुझे काम शुरू करना है और मुझे अपना काम शुरू करना है, तो है कि क्या काम शुरू करना है, ठीक है, पढ़ाने का ही अगर है. इफ़ आई वांट टू ओपन अप कोचिंग सेंटर सपोज, सो व्हाट डू यूज लाइक, आई एंजॉय टीचिंग, सो आई विल ओपन समथिंग रिलेटेड टू टीचिंग. तो हमने क्या किया, हम अभी वी गो फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस कि छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, से ग्रेजुएशन वाले, पीजी वाले, या फिर आपके आईकॉम वाले. क्या पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, कैसा मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर होगा. अब मान लीजिए हम कहीं पे अगर अपना शुरू कर रहे हैं, इफ़ आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस एट अ प्लेस, वहाँ पे देर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर्स, तो काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन आई विल हैव. हाउ विल आई डील विद द कॉम्पिटिशन. तो क्या होता है, एक आइडिया दिमाग में आना और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है. तो क्या है कि जब भी अभी क्या क्या रीज़न हो सकता है एक सक्सेस और फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है. एक होता है, पहला होता है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज़ राइट, इसी को आगे करने से अच्छा जाएगा. एंड यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड और उसको टेस्ट करना, उससे वेरियस कंपटीशन सब्स्टिट्यूट स्टडी करना. अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके प्रोडक्ट के लिए वो मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट वाले लोग उसको बहुत अच्छे से अडाप्ट कर रहे हैं, मार्केट के जो कस्टमर्स हैं वो इसको और ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मान लीजिए वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं या किसी चीज़ से दे आर नॉट वेरी कीन इन टू गेटिंग दैट थिंग डन और एक्सेप्टिंग दैट थिंग, और दे आर मोर लॉयल टू द प्रीवियस प्रोडक्ट दैट दे वर यूजिंग, तो क्या होगा कि आपका बिजनेस फेल कर सकता है. तो आपका सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाट बिजनेस ही एक्चुअली सिलेक्ट्स. नेक्स्ट इज प्रॉपर प्लानिंग. Planning is one of the foremost important step of any management process. जब भी कोई, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. भैया मेरे को आई हैव अ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, मुझे ये करना है. जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं फिर मुझे उसे ठीक से प्लान करना है. अगर प्लानिंग में कहीं गड़बड़ होती है, इसीलिए ना आजकल वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम पढ़ते हैं. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ही सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है. आपके मास्टर्स में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट दैट यू हैव टू स्टडी. व्हाट इज़ इट, एकदम प्रॉपर प्लानिंग लेके चलना. कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे प्लान करें, सब चीज़ को बढ़िया से ध्यान में रख के चलना, ठीक है. नेक्स्ट इज़ द इनिशियल कैपिटल. इनिशियल कैपिटल मतलब काम करने के लिए आप पहले पैसे कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है, कहाँ से ला रहे हैं, सफिशिएंट है कि नहीं है, इज़ द रिसोर्स राइट इनफ, फाइन. देन डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट डिमांड. यू सी, बिफोर गोइंग वेंचरिंग इनटू प्रोडक्ट, व्हाट पर्सन डज इज ही ट्राइज टू स्टडी द मार्केट. तो इधर वो मार्केट रिसर्चर का मदद लेता है या सर्वे कंडक्ट कराता है और वो देखने की कोशिश करता है कि कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है. अगर हम कुछ नया चीज़ लेके आ रहे हैं तो वो क्या सस्टेन कर पाएगा. एक क्वेश्चन टाइप का होता है या इंटरव्यू टाइप का होता है या डेटा कलेक्ट करना है. मान लीजिए योर पिंपल क्रीम,
पिंपल क्रीम इज़ वेरी इट्स लाइक यू शुड अंडरस्टैंड द टर्म। इसमें एडवर्टाइजिंग सब का भी आता है कि जैसे आपका कोई पिंपल क्रीम होता है तो उसमें आलिया भट्ट आती हैं एडवर्टीज़मेंट में। अगर आपका ओले का होता है तो काजोल आती है एडवर्टीज़मेंट में। क्या है, उस एज ग्रुप को, मार्केट को हिट करता है वो। तो मान लीजिए एक ऑलरेडी कोई पिंपल क्रीम चल रहा है और आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को एक नया पिंपल क्रीम लॉन्च करके ना, विच इज़ वेरी आयुर्वेदिक एंड ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट स्टफ. So what you do is you go into some college where the your or the school, high school, जहाँ पे लड़कियों का एज या लड़कों का एज 13 to 20-25 होता है, एंड देन यू कंडक्ट अ सर्वे देयर। क्यों, कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या इसमें दिक्कत हो रही है, इससे क्या कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट आया, थोड़े कॉस्टली प्राइस में आया, तो इज़ इट अफोर्डेबल बाय द मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट यू आर हिटिंग। ठीक है, तो मार्केट डिटर्मिनेशन करना, मार्केट का स्टैंड करना, उसका मार्केट को, डिमांड को ठीक से सब स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। देन इज़ द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एक बार आपने ये कर दिया, सक्सेस और फेलियर ये भी डिपेंड करता है मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देयर वाज इसमें आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। देयर वाज इन एन आर्टिकल इन इंडिया टुडे लॉन्ग बैक। देखिए रतन टाटा कितने, ही इज़ लाइक, ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन एक ज़माने में नैनो कार आया था, तो नैनो कार का जब एडवर्टीजमेंट हुआ था तो इट वेंट लाइक इट इज़ द चीपेस्ट कार। दे नेवर सेड इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल कार। अगर वो इकोनॉमिकल कार बोलते तो इसका ज़्यादा प्रोडक्ट आपका सेल होता, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिकल कार नहीं करके चीपेस्ट कार कर दिया। तो वन गोज दे, अच्छा ये तो सबसे चीप कार में जा रहा है, अरे ये सबसे चीप, तो वो काइंड ऑफ मेंटल सेटबैक हो जाता है। तो क्या है कि आपको देखना है कि आप उसका प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग ठीक से कर रहे हैं, आपका क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्ट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट फैक्टर which decides the success or failure of any product is the education and experience. एजुकेशन एक्सपीरियंस किसका, एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर का काम क्या है कि जब एक तो वो जब वो स्टडी कर रहा है कोई भी चीज़, कोई भी मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, उसके बारे में थॉरो स्टडी करे। उसके बाद जब वो काम शुरू कर रहा है तो उसको 3 टाइप के लेबर चाहिए, स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल लेबर। तो कौन सा काम करने के लिए उसको चाहिए, अपॉइंटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही तरह से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करके सही बंदे को लेके आए ताकि उनका काम बहुत बढ़िया से चल सके, कहीं भी फेलियर को कोई चांस नहीं आए। नेक्स्ट इज जॉइंट इनिशिएटिव। मान लीजिए अगर कोई जन पार्टनरशिप में काम शुरू कर रहे हैं और किसी रीज़न से आपस में मतभेद हो जाती है, या फिर एग्रीमेंट ठीक से स्टैंड नहीं करता है, या कि दूसरे वाले ने करप्शन कर दिया, तो ये सब के कारण आपका एंटरप्राइज फॉल कर सकता है। नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स विच लीड टू सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आप सही आदमी करें। देखिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, यू टेक दिस थिंग कि एक अनस्किल्ड हो गया, एक सेमी स्किल्ड हो गया और स्किल लेबर हो गया। किसी पोजीशन में मान लीजिए आपको एक अनस्किल्ड आदमी की ज़रूरत है जो नॉर्मल सा काम करे, तो जो स्किल्ड आदमी को आप पैसे दे रहे हैं उसके आधे पैसे में अनस्किल्ड आदमी आपका काम कर देगा। बट यू लाइक, नहीं मेरे को तो नया शुरू करना है, हमको तो सबसे बढ़िया चाहिए, और अनस्किल्ड टास्क के लिए आप सबसे अच्छे एम्प्लॉय को लेके आते हैं और उसे बेहतरीन पैसे देते हैं। अब जब आप उसे बहुत अच्छे से पैसे दे रहे हैं और सब चीज़ बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी अनस्किल्ड वाला का काम ले रहे हैं, तो क्या आपको तो पैसे देने पड़ रहे हैं ना, सैलरी नहीं देनी पड़ रही है, तो क्या होगा कि आपका सैलरी वहाँ पे आपके पैसे भी जाएंगे। साथ ही साथ वो आदमी धीरे धीरे बहुत, देयर आर लॉट्स ऑफ अनदर पूरा होल टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके, यू कैन चेक आउट इन माई प्ले लिस्ट। उसमें क्या होता है कि एकदम अलग से वो लोग अलग डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या है कि आपको सही बंदे को सही काम के लिए सही जगह पे सही टाइम पे रखना है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, यू हैव टू फाइंड दैट। इसी के लिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन इतनी लंबी प्रोसेस होती है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ह्यूमन रिसोर्स को उसका अटमोस्ट यूटिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट फैक्टर विच डिसाइड्स द फॉल और राइज ऑफ अ बिजनेस इज द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अब वो जो प्लांट है या फिर जो फैक्ट्री है या फिर जो शॉप है या जो भी लोकेशन है बिजनेस का, वो कहाँ पे है।
रॉ मटेरियल पास में है या दूर से लाने पड़ रहे हैं, उसके कस्टमर बेस पास में है या दूर से लाने पड़ रहे हैं, आपका लेबर काम करने वाला पास में है या दूर से लाने पड़ रहे हैं, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या है, इन सारे चीज़ों में पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। और अगर आप नया नया शुरू कर रहे हैं और वो लोकेशन के लिए इट इज़ नॉट गुड इनफ, यू गो टू एकदम एक्सट्रीम रूरल एरिया एंड यू ट्राई सेलिंग मिनीज आउट देयर, विल इट विल गो? इट वोंट गो, and then your business is going to flop right away. So what is it? You have to find the right place for the right job. सही जगह ढूंढना है आपको. देन क्वालिटीज़ ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? वो रिस्क टेकिंग है, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं? जो अच्छे क्वालिटीज़ ऑब्वियसली जो एंटरप्रेन्योर के होते हैं, अगर वो अच्छा है, वो पर्सुएसिव है, वो डील कर रहा है चेंजेस के साथ, अच्छे से रह रहा है, तो वो सारे क्वालिटीज़ एडअप करते हैं और वो जो आपका एंटरप्राइज है वो सक्सेसफुल होता है. नहीं तो फिर इट फॉल्स एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडियन इकोनॉमी. This in the very beginning of the first portion, I had given you entire definition and I had given you कि एक पूरा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था कि कैसे सिटी ए और सिटी बी है और कैसे एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है. देखिए, और हमारा इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी. डेवलपिंग इकोनॉमी में ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है. पूरा पर कैपिटा इनकम, ओवरऑल डेवलपमेंट, दीज आर द की फैक्टर्स. तो क्या है ना, एक जो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, वो पूरा ही इज़ अ कैटलिक एजेंट. वो कैटलिस्ट नहीं होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में, दे आर द पीपल हु इन्हांस दी चेंजेस. तो वो क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस में हेल्प करता है. कोई मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट ही जब वो लेके आ रहा है, वही ऑर्गेनिक पिंपल क्रीम फॉर द एग्जांपल, तो क्या है कि पहले तो वो ऑर्गेनिक पिंपल क्रीम था ही नहीं. अभी जब ऑर्गेनिक आया तो शायद कुछ ज़्यादा कॉस्ट पे लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जा रहे हैं. धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट जो कभी था ही नहीं पहले, उसका डिमांड मार्केट में क्रिएट हो गया. जब उसका डिमांड मार्केट में क्रिएट हो गया तो और लोग ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आए. तो क्या है कि और इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ. तो क्या है, ये ओवर दिस entrepreneurs, no, they facilitate economic development, as in they employ the new people, they create a demand for the product, right? Reduces backward and forward linkages. क्या होता है कि किसी भी मतलब वो क्या करते हैं, वो एक इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली काम करते हैं और वो नए टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस को यूज़ करके एक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं. उस परिवर्तन के थ्रू वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं. और जब वो अंडर डेवलप कंट्री या डेवलप कंट्री जो है वो प्रॉफिटेबल हो रहा है, अपना सब चीज़ बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली इट लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. देन इट प्रमोट्स कंट्री ट्रेड. अगर मान लीजिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो रहा है, बाहर कहीं नहीं यूज़ हो रहा है, या फिर यहाँ पे ही बहुत कुछ अच्छे से हो रहा है, तो क्या है, वो एक्सपोर्ट प्रमोट करता है. और जितना एक्सपोर्ट होता है उतने फॉरेन आपके पास पैसे आते हैं, और जब पैसे आते हैं तो आप ऑब्वियसली कंट्री इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है, कंपनी डेवलप होता है. देन द इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आपके जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं लेटेस्ट टेक्निक से यूज़ करते हैं, तो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज स्केल में आता है. तो आपके पास जब पैसे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. This also had discussed. Increasing GDP and per capita income. Entrepreneurs here, they are looking for opportunities all around. तो क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, थ्रेट्स देख रहे हैं, जितना भी उनके पास पैसे हैं, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं. तो एक उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है. एज सच इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, एज द पर कैपिटा इनकम एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग. इससे क्या हो रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है. अगर वेल्थ क्रिएशन हो रहा है मतलब पैसे ज़्यादा बन रहे हैं. तो पहले जो मार्जिनलाइज पीपल थे, जो ये रूरल पीपल थे, या जो बहुत ही वेल्दी नहीं थे, अभी क्या है, अब वो लोग भी उसमें काम में यूज़ हो रहे हैं, उनके भी पैसे बढ़ रहे हैं, वो लोग भी खुश, दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री.
रिड्यूसेस कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री या इंडस्ट्रियलाइज प्लेस कहीं पे होता है तो इकोनॉमिक पावर एक जन के हाथ में हो जाती है, कुछ लोगों के बेसिकली हाथ में हो जाती है। अभी क्या है, एंटरप्रेन्योर्स जैसे हमने आपको बताया था सिटी ए और सिटी बी, सिटी ए में वो जो 1% जिसका 50,000 का सैलरी है उसके हाथ में वो इकोनॉमिक पावर, सिटी बी में इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। It is not that one is getting एकदम filthy rich and other one is towards down the drain. No, it's not happening like that. What is happening is that there is proper distribution of the economic power. The amount of inequality between the rich and the poor is decreasing. रीजन बैलेंस रीजनल डेवलप इट्स द सेम थिंग। ये वहाँ पे हमने रिच पुअर बोला, यहाँ पे अर्बन रूरल बेसिकली हो गया कि वो अब क्या है कि गांव सब में गांव के लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं बिकॉज यू सी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होता है वो सरकार कोशिश करते हैं कि वो लोग गाँव में ज़्यादा करें बिकॉज इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री। फाइन, सो दे ट्राई टू डू इधर आपका राइस का हुआ, वीट का हुआ, या जो भी ऐसे कंपनीज हुए, वो कोशिश करते हैं कि लोग अपना घर छोड़ के बाहर सिटीज़ में काम करने के लिए नहीं आए बल्कि वहीं पे कोई इंडस्ट्री लगा के वहीं पे अच्छे से काम करे। तो क्या होगा, जब वहाँ पे काम होगा तो ऑब्वियसली वेल्थ आएगा, पैसे आएंगे। अब क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है तो रोड्स बनेंगे, हेल्थ बेहतर होगा, एजुकेशन होगा। तो इससे क्या होगा, जो सब लोग काम करने के लिए चले जा रहे हैं आपके सिटीज़ में काम ढूंढने के लिए, वहाँ पे कंजेशन हो जा रहा है, स्लम्स हो रहा है, ये सब कम होगा। रूरल एरियाज़ में ही देयर बी प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रॉपर स्कूल, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, सो पीपल would want to stay back home and will not want to go outside. देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी हमने आपको सिटी ए और बी में बताया था। जहाँ सिटी ए में सिर्फ एक कंपनी काम कर रही है, सिटी बी में देयर इज लॉट ऑफ एम्प्लॉय, सिटी बी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड, साथ ही साथ वो लोग दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बेसिकली रिसोर्सेज जनरेट करना। तो ये वाला जो है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है, प्रॉफिटेबली हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली कुछ तो पैसे वो लोग लोन लेने वापस कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ पैसे वो लोग सेव करते जा रहे हैं। जब वो सेव करते जा रहे हैं उनके तो धीरे धीरे पैसे बढ़ रहे हैं, जब वो पैसे बढ़ रहे हैं तो वो डाइवर्सिफाई भी कर पाएंगे, साथ ही साथ वो एक्सपैंड भी कर पाएंगे। तो नया बिजनेस लगाने के लिए या डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन के लिए उनके पास कैपिटल रहेगा, उनको लोन लेना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ नया फिर से दोबारा से वो करना चाहेंगे तो अपना ही वापस से पैसे वो प्रॉफिट से जो सेव किया हुआ है वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। यू सी लास्ट स्लाइड ऑल्सो आई डिस्कस अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप के हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल। अभी क्या है ना कि एनवायरनमेंट जब आदमी है, एनवायरनमेंट पेड़ पौधे नहीं, राइट, इट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। पीपल हैव टू हैव दिस कीन आइज कि हम वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें, हम उसको सीज कर सकें, हम उस अपॉर्चुनिटी को क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको नॉक करती हैं। तो क्या है, ये एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस करते हैं। SWOT is what your strength, weakness, opportunities and threats. जब आप इंटरनल एनालिसिस करते हैं तो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आप जानते हैं। जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, साथ ही साथ आपको थ्रेट्स दिखाई देते हैं। तो जब हम प्रॉपरली तो व्हाट आर द सक्सेसफुल, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल वेंचर। तो पहला क्या है कि हम एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ें, सेंसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, कैसे एनवायरनमेंट को देखें, अपॉर्चुनिटी ढूंढें, स्वॉट एनालिसिस करें और मार्केट सर्वे करें। मार्केट सर्वे भी हमने आपको बताया क्यों ज़रूरी है, वो आप ताकि आप ढूंढ सकें कि आपका प्रोडक्ट का मार्केट में ज़रूरत है कि नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ टू इनोवेट न्यू आइडियाज़। जो आपने एनवायरनमेंट एनालिसिस करके जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दिए हैं उसके बेसिस पे आप अपना नया आइडियाज़ लेके आते हैं ताकि आप लोग जो एंटरप्रेन्योर है वो आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सके। सो व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़। पहला है स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, आई जस्ट डिस्कस दैट।
environment में, I repeat again, business environment is there, there are lots and lots of opportunities. सबसे पहला चीज़ ज़रूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि भैया अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है, हम क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन, देखिए कैसे कैसे आप इसमें भी दिया हुआ है कि क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने में हेल्प करते हैं। पहला है डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस है। जैसे आप ही का अगर एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास अगर चल रहा है कॉलेज या स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, दे टेल यू अबाउट द वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू यू, राइट। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड क्या क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई कैसा चल रहा है, अभी इकोनॉमी का कैसा है, अपवर्ड्स जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, अनडेवलप है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप कंट्री है। इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स कैसे हैं कि आपको लोन कहाँ से मिल जाएगा, पैसे, सोर्स ऑफ फंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स कैसे कैसे हैं, क्योंकि क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का जो होता है वो पूरा इकोनॉमी को चेंज कर सकता है, वो पूरा सोसाइटी और कल्चर को चेंज कर सकता है। साथ ही साथ कोई कल्चर या कोई सोसाइटी पूरा का पूरा प्रोडक्ट को ही चेंज कर सकता है। यू सी, इफ़ यू टेक पिज़्ज़ा, चलो हम लोग पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं। इट्स एन इटालियन फूड, नो, एंड इटालियन फूड इज़ बेसिकली वेरी फीका काइंड्स, they do not have lots of spice and stuff. The pizza we have here right now is full of chili flakes and lots of garnishing. चीज़ बस अपने जगह पर, लेकिन बिना मिर्चे के हम लोग कुछ नहीं खाते। तो क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का पूरा इनोवेशन ही हो गया यहाँ पे। तो क्या मार्केट में सस्टेन करने के लिए इनोवेशन होना ज़रूरी है। देन व्हाट आर द लीगल फैक्टर्स, क्या लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। व्हाट आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि गवर्नमेंट कैसा है, वो क्या चीज़ प्रमोट करते हैं, क्या वो प्रमोट करते हैं ये इन्वायरमेंट वाला, क्या वो नई एंटरप्रेन्योरशिप वाला, या वो नहीं प्रमोट करते हैं, क्या चीज़ है। एंड देन आपका ये सारा चीज़ स्कैन करके उसके बाद आपको आइडियाज़ मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को आइडियाज़ मिलते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर का जो आइडियाज़ होता है ना, वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, उसका कैसा सोशल कल्चर बैकग्राउंड रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसका एजुकेशन कैसा रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसको फैमिली से कैसा मोटिवेशन मिल रहा है, उसको सोसाइटी से कैसा मोटिवेशन मिल रहा है, इस सब पे डिपेंड करता है। और ये सब चीज़ देख के वो लोग उसको इनोवेट करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। पहला हुआ आप स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट प्रोसेस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ द जनरेशन ऑफ आइडियाज़। एक आपने पहले अपॉर्चुनिटी देखा, अच्छा ये है, कनेक्टिविटी एक इशू है, ठीक है, चलो यहाँ पे पिज़्ज़ा तो चलेगा, लेकिन पिज़्ज़ा में आपका यहाँ पे बिना मिर्चा के तो लोग खाते नहीं हैं। ये चाइनीज़ तो चलेगा, चाइनीज़ इज़ ऑल्सो, चाइना का डिश इज़ ऑल्सो चाउमिन बेसिकली, जो हम लोग यहाँ पे चाइनीज़ और मोमो में हम लोग जिंजर गार्लिक करके उसका पूरा कुछ ही बना दिए हैं। ये इंडियन फ्लेवर यहाँ पे ले आए हैं उसे। दीज इफ़ यू गो थ्रू गूगल यू फाइंड द रियल रेसिपी ऑफ दे डू नॉट यूज सो मैनी मिर्चाज है। तो व्हाट इज़ इट, आपको आइडियाज़ जनरेट करना होगा, कोई भी चीज़ को नए तरीके से उसे लाना होगा, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से जोड़ना होगा। जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस पास किए थे, वी वर कनेक्टेड, वी हैड ईच अदर्स फोन, बट दिस फेसबुक एंड स्टफ वाज जस्ट क्लोजर देन एवर, though we not in touch every day, but everybody knows where they are. So what is this, it is basically it's there is no compulsion to be in touch, but it feels good that you know where they are doing good, and that gives you kind of satisfaction. हाँ, तो क्या होता है, एक जनरेशन ऑफ आइडियाज़ आना कि कैसे आपका अपॉर्चुनिटी स्कैन करके कुछ नए आइडियाज़ आए। देन इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपके पास आइडिया आ गया तो आपको ढूंढना है कि कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली लाना है। आपको आइडिया आया पिंपल क्रीम का लाने का, तो कौन सा पिंपल क्रीम कैसा लाना है, आपको उसमें केमिकल बेस लाना है, ऑर्गेनिक लाना है, कुछ और लाना है, कोई आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि आप ये समझें कि कोई भी कस्टमर, मान लीजिए कोलगेट का टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है, तो कोलगेट का टूथपेस्ट के लिए उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी है, उस लॉयल्टी को यूं ही आदमी चेंज नहीं कर सकता।
मान लीजिए बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट के साथ और बहुत पॉम्प एंड शो के साथ कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोग एक दो बार उसके पास जाते हैं, लेकिन अगर उसका वो चीज़ वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो दे गो बैक टू देयर ओल्ड प्रोडक्ट। एंड मैनी ऑफ देम, द यंगर जनरेशन, दे वांट टू अडाप्ट टू चेंजेस, दे वांट समथिंग न्यू। द ओल्डर वंस एज दे एज नो, दे आर वेरी रिजिड टू द चेंजेस। नहीं नहीं, मेरा पेस्ट तो कोलगेट ही, हम कोलगेट ही करेंगे और कोई पेस्ट हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सैमसोडाइन हो चाहे कोई और हो। तो व्हाट इज यू हैव टू गिव देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि नहीं भैया मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, एंड यू हैव टू गिव देम अ स्ट्रॉन्ग रीज़न कि मेरा प्रोडक्ट लास्टिंग है। नेक्स्ट इज द मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे, एज आई टोल्ड यू, आपको सारा मार्केट को सर्वे करके आपको देखना है कि आपको रॉ मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स कहाँ हैं, मार्केट एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे देखोगे, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे रहेगा अगर वो लोग नया पेस्ट लाए या नया लाए, तो अगर नया प्रोडक्ट लेके आएंगे उसे लॉन्च करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होएगा, ये सब आपको देखना है। देन कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोग्राम्स टू कलेक्ट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रपोज वेंचर, कि जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, जो भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, उसमें आप पूरा अच्छे से देखेंगे, इंफॉर्मेशन गाइडेंस आप पूरा देखिएगा कि कहाँ से कहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, हेल्प मिल सकती है, ये सारा चीज़ आप इफेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। अभी क्या हुआ, हमने देखा कि बेसिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देन वी स्टार्टेड, अभी हम लोग काम करना शुरू करें। अभी एंटरप्रेन्योर ने काम करना शुरू किया। पहला क्या किया भैया, पहला तो एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी किया, बढ़िया से स्टडी किया, और उन्होंने ढूंढ के निकाला कि भैया मुझे ये काम करने का है। डन। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। अब वो आदमी जो काम कर रहा है, जो कोई नया चीज़ लॉन्च करके लेके आने वाला है, वो कैसे करेगा? एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा अपना, जो आइडिया है, ही हैज़ टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, राइट, he has to write it down on a paper, then he has to see कि उसके मार्केट से कहाँ से पैसे, वो मार्केट वाइज पॉसिबल है कि नहीं, फाइनेंशियल वाइज पॉसिबल है कि नहीं, टेक्निकल वाइज पॉसिबल के है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है? इट इज़ एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ टू बी डन। जो काम उससे, जो आइडिया उसके दिमाग में आया है, उसका एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आउटलाइन जो होता है, उसे प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कहते हैं। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें क्या क्या उसका बाउंड्रीज है, क्या चीज़ चाहिए होता है, क्या मार्केटिंग फिजिबिलिटी वगैरह है, वो सारा चीज़ वो प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है। द फॉर्मुलेशन स्टेज क्या होता है? इसको इनिशिएशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डेफिनेशन या प्री प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले आप प्रोजेक्ट वर्क के वेरियस कंपोनेंट्स को देखो, फिर आप उसका फीजिबिलिटी देखो। फीजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, कितना पॉसिबल है ये प्रोडक्ट, और ये अलग अलग फैक्टर्स है, वील डिस्कस दिस। ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। देन आपको देखना है कि उससे क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, इनपुट्स क्या हुए, रॉ मटेरियल्स ना, उसके बाद आउटपुट्स आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। आपके इस इंटरप्राइज में स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, किस किस को आप इन्वॉल्व कीजिएगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। हम लोग एक एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। रिसोर्सेज मतलब आपके मैन, मशीन, मटेरियल, ये सारे चीज़, पैसे, मनी, एवरीथिंग। देन अ प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ द रिस्क। प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ द रिस्क कि आप एक, क्योंकि हम लोग क्या काम करें, हम लोग कोई नया चीज़ मार्केट में लेके आ रहे हैं और उसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। कब लॉन्च कर रहे हैं? फ्यूचर में। फ्यूचर इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़, फ्यूचर इज़ फुल ऑफ रिस्क। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एंड देन वी मेक एन आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल कि उसमें इस समय ये काम करेंगे, अभी लॉन्च करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये सारा चीज़ करेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपका एक प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में होता है कि हाउ मच एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज टू बी गिवन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का साइज ऑफ द यूनिट, नेचर, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। नाउ देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस थिंग, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। पहला होता है कि उसमें क्या देना होता है, द इन्फॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड आर, पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो दिया रहता है, पहला दिया रहता है कि बायोडेटा ऑफ द प्रमोटर, जो भी काम कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका ये प्रमोटर है, उसका बायोडेटा।
दूसरा, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग बात ये कर रहे हैं कि बैंक में उस आदमी को जाना होगा अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के लिए ताकि उसे लोन मिल सके। उसे वेरियस ऑफिसेज में जाने होंगे ताकि हेल्प ले सके। उन्हें वेरियस ऑफिसेज में लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाने होंगे। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन, बायोडेटा ऑफ द प्रमोटर। सेकेंड हो गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, उसकी क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटीज़, कोई पार्टनर्स है कि नहीं, पार्टनर्स कौन है, क्या है, वो सारे चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्री प्रोफाइल। इंडस्ट्री प्रोफाइल मतलब कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अभी अगर मान लीजिए कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या काम कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आगे कैसे, ये सारा चीज़। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फिर वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन के लिए जाता है। देन दिस द प्रोडक्ट डिटेल्स, क्या प्रोडक्ट यूटिलिटी है, क्या प्रोडक्ट रेंज है, बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ, क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन है, प्रोडक्ट क्या क्या ऑफर करेगा जो आप लॉन्च करके रहेंगे, बेसिकली कि ये प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स आपको लिख के देने हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि प्रोजेक्ट कहाँ पे है, उसका साइट, ठीक है, उसका साइट आपको बताना है। अब साइट में लोकेशन ओन्ड है या लीज में आपने लिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स है कि नहीं म्यूनिसिपल अथॉरिटी से, ये सारे चीज़ आपको लिख के देने हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड हैव व्हाट, द रॉ मटेरियल्स एंड द स्किल लेबर। रॉ मटेरियल्स मतलब कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए और ये आप कहाँ से लेंगे, साथ ही साथ आपको कैसे लेबर चाहिए, स्किल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल लेबर, और क्यों चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, ये सब आपको लिख के देना है। देन यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ में आपको लिख के देना है कि आपको पावर, फ्यूल और वाटर कैसा चाहिए। पावर में अगर पावर चाहिए तो क्या लोड पे पावर चाहिए, होता है ना। फ्यूल चाहिए तो किस टाइप का फ्यूल चाहिए, कोल, कोक, गैस, ऑयल, कैसे, क्या चीज़ चाहिए। वाटर चाहिए तो वाटर का सोर्स कहाँ से लेगा, कहाँ से आप वाटर निकालेंगे, किस क्वालिटी का वाटर रहेगा, ये सब देना है। देन पोल्यूशन कंट्रोल भी आपको उसमें लिख के देना है। पोल्यूशन कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दीज डेज, ठीक है, कि आप डंप्स कैसे बनाओगे, सुएज ट्रीटमेंट के लिए कैसे रहोगे, आप सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओगे या हटाओगे तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। सी देयर आर वेरियस एक्ट्स विच आर मेड, ठीक है, देयर द वेरियस, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में सुएज ट्रीटमेंट के लिए दे आर सर्टन स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स विच आर गिवन। और उस अगर आपका सुएज को आपका ऑफिस से निकाल कर अगर वो आपका सुएज ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हो अपने प्रेमाइसेस में, well and good, but if you are dumping it off you need to treat the sewage with certain chemicals, it should have certain chemical composition and then you can let it go। तो ये सारा चीज़ आपको लिख के देना है। नेक्स्ट इज़ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि क्या आप टेलीफोन, टेलीफैक्स, वॉट एवर इट इज़, वो कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे चलेगा। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में लिख के देना है कि आप रॉ मटेरियल्स कैसे मंगाएंगे, भेजेंगे कैसे, कितना डिस्टेंस, क्या चीज़ पे, ट्रक पे जाएगा, बस पे जाएगा, क्या आपका बिजनेस प्लान है, ठीक है। इसके साथ साथ अदर कॉमन फैसिलिटीज़ भी आपको बताना है कि मशीन शॉप कैसा है या वेल्डिंग शॉप कैसे, जो भी वहाँ पे और रिक्वायरमेंट है। देन यू हैव टू ऑल्सो राइट इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये कैसे चलेगा, क्या चीज़ क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कौन सा पावर यूज़ हो रहा है, क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट में बन जाए, और फिनिश प्रोडक्ट कैसा होगा, राइट। देन आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आता है कि कौन से मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं, कौन से आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या साइज़, टाइप, कॉस्ट, सोर्सेस वगैरह सब है। मान लीजिए आप कोड करके मशीन का दे रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए मशीन के लिए, तो आपको ये भी बताना है कि देखो हमें ये मशीन का ये रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे 1 करोड़ वाली मशीन की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट फॉर योर प्लांट दैट 1 करोड़ मशीन इज़ अ मस्ट। अगर वो 1 करोड़ का मशीन नहीं होएगा तो मेरा काम नहीं चल पाएगा,
that you have to justify, right? नेक्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. ये है कि आपको प्लांट जो भी है उसका क्या कैपेसिटी है, कितने लोग काम कर सकते हैं, कितने मशीन्स लग सकते हैं. टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड, कैसा टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट कर रहे हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या क्या रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लिया जा रहा है वहाँ पे इन फ्यूचर में. मान लीजिए कि आप ऐसे काम शुरू कर रहे हैं एंड आगे इन फ्यूचर वहाँ पे क्या क्या रिसर्च डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ आप करने का सोच रहे हैं. Now, next thing which should be given in the project report is the marketing potential. Marketing potential में पहला है demand and supply position. Excuse me. जैसे पहले आपको बताया था कि मार्केट सर्वे करने का है. मार्केट सर्वे करने के बाद आपका निकल जाएगा कि भैया ये मेरा एक्सपेक्टेड डिमांड है, ये मेरा एक्सपेक्टेड सप्लाई है, और आपको सर्वे करके पता करना है कि आपका डिमांड है कि नहीं है प्रोडक्ट में, मार्केट में. अगर डिमांड है मार्केट में तो क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, और आप सप्लाई करें भैया तो आप सप्लाई कैसे करोगे, ये सारा चीज़ ढूंढ के रखना है. एक्सपेक्टेड प्राइस, क्योंकि ऑलरेडी वैसे प्रोडक्ट्स हैं या वैसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही नहीं हैं, तो एक आपको एक टेंटेटिव प्राइस रखना है. वी शुड बी रियलिस्ट होना चाहिए, एकदम हवा में कुछ भी नहीं, रियलिस्ट प्राइस रखना है. देन आपको एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करेंगे. गिव यू दिस एग्जाम्पल नो कि आपका ओले के क्रीम में काजोल इज देयर, द स्कूटी के एड में श्रद्धा कपूर इज देयर. सो हु एडवर्टाइजेस इज बिकम्स द फेस. वो एज का लोग एडवर्टाइज करता है. आप कोई आई गिव यू सिक्स एग्जाम्पल. आजकल निरमा या सर्फ किसी का ऐड आता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. उसमें पहले क्या होता था, पहले लड़कियां कपड़े धो रही हैं, 4-5 लड़कियां कपड़े धो रही हैं, धोते धोते नाच रही हैं, देखा समथिंग की पसंद, सबकी पसंद निरमा. अभी क्या करते हैं, अभी ऐसे नहीं करते. अभी देयर इज दिस एड वेयर दिस लेडी इज सपोज टू वॉश द क्लोथ्स एंड उसका बेटा बोलता है कि मम्मी मम्मी तुम भी देखो, तुम जो अपने बेटे बहन को बोल रहा है, जाओ जाओ तुम भी देखो तुम्हारे काम आएंगे. तो मम्मी कुछ नहीं, मुस्कुराती है, बेटे को बुलाती है, बोलते और उसको स्टेप वाइज सिखाती है कि देखो ऐसे कपड़े धोने हैं, और फिर बोलती है देखो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे, सिर्फ उसके नहीं तुम्हारे भी काम आएंगे. बिकॉज दिस इज द चेंजिंग फेस ऑफ द सोसाइटी टुडे. द चेंजिंग फेस ऑफ द सोसाइटी इज हाउ men and women work hand in hand. Then men and women, they work in equality and they work good. कैसे एक दूसरे की मदद करके लोग आगे बढ़ते हैं. तो है कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप क्या लेके आ रहे हैं, आप किस तरह से मार्केट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. उसके बाद है आफ्टर सेल्स सर्विस, कि आपका सेल्स के बाद क्या आप कैसे चेंज करोगे, कैसे उसको फॉलो अप कैसे करेंगे. देन ट्रांसपोर्टेशन इज़ ए इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि कहाँ से आप रिक्वायरमेंट्स लाओगे ट्रांसपोर्टेशन का, और कहाँ से कैसे कैसे जाना है आना, ये सारा चीज़ का. Now next important factor to be included in project formulation is your capital sources and sources of finance. Capital sources मतलब पैसे कहाँ से आप ला रहे हैं. हमने सारा चीज़ डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे ये लैंड चाहिए, ये बिल्डिंग चाहिए, ये प्लांट चाहिए, ये मशीनरी चाहिए, सारी चीज़ हमने डिसाइड कर लिया. अब जब हमने डिसाइड कर लिया तो अब हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया तो उसके बाद है कि अब हर एक चीज़ जो हमने डिसाइड किया उसके बगल में उसका एक टेंटेटिव कॉस्ट भी लिखते हैं. टेंटेटिव कॉस्ट लिखने के बाद एक लंबा चौड़ा बनाते हैं कि इतना चाहिए. तब हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के पास जाते हैं कि देखो भैया ये आइडिया है हमारा, and this is what we want to do, this is the kind of analysis we have done and this is the kind of money we would need. ठीक है. नाउ असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. अभी क्या है कि हमने तो अच्छे से बना लिया, ठीक है. उसके बाद हम लोग ये भी ज़रूरी है कि जब हम कोट कर रहे हैं, कि मान लीजिए लैंड का कोट कर रहे हैं या मशीन का कोट कर रहे हैं, तो जब हम लोग कोट करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से असेस कर लें. जैसे हमने कहा कि हमने ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की कंपनी मशीन के बिना तो मेरा कंपनी चलेगा ही चाहिए. मान लीजिए सचमुच ऐसा कुछ प्लांट आप ला रहे हैं कि जो 1 करोड़ के मशीन के बिना नहीं चले, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इफ़ इट इज़ मैनेजेबल एट अ लोअर कॉस्ट एंड इट कैन बी डन विद अ सिमिलर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एट अ लोअर कॉस्ट, तो हमें सही असेसमेंट करके चलना चाहिए, ताकि बैंकर हमारा किसी भी स्टेज पे ना हमारा लोन रिजेक्ट ना कर दे, उनकी तरफ से हमारा कहीं से ऑब्जेक्शंस ना आए. ठीक है.
Now the other financial aspects which have to be taken into account are कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा होगा, एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट देना होगा, साथ ही साथ एक ब्रेक इवन पॉइंट भी उन्हें बताना होगा कि हमारा इंटरेस्ट कैसे चलेगा, राइट. नेक्स्ट आते इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स. In the view of the social responsibility of the business, कैसे कैसे हमारा चल सकता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, जो ये वेरिएबल्स बेसिकली है वो भी हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देते हैं. अब देखिए वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में एम्प्लॉय जनरेशन जाता है, एम्प्लॉय सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जाता है, एक्सपोर्ट, लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एरिया, ये सारा चीज़ हो जाता है. आफ्टर दिस कम्स द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, फॉर्मुलेशन कर लिया, सब चीज़ देख लिया. अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि सारे एंटरप्रेन्योर को एक इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल बनाना पड़ता है या टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ता है. वो शेड्यूल देता है कि हम लोग जो भी काम करेंगे सही समय पे सब करेंगे और सही तरह से इसको रन करेंगे. ठीक है, बिकॉज टाइम इज़ मनी एज दे से, यू नो, एनी डिले कैन रन मेक, यू नो, अगर मान लीजिए आप लोन ले रहे हो 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, और है कि 6 महीने में मेरे को काम शुरू करना है, आपका वो घिस के 8 महीने चला गया फॉर एनी रीज़न, तो 8 महीने का तो लोन रहा ना. यू हैव नॉट बीन एंड यू मेकअप अ पॉइंट कि 6 महीने बाद तो इतना प्रॉफिट आएगा तो उसमें से इतने लोन के पैसे हम वापस कर देंगे. अब तो 6 महीने और 2 महीने बढ़ गए ना. जितना ज़्यादा लोन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम. तो क्या है कि आपको ये सोच के चलना है कि हम टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, टाइमली हम लोग का सब चीज़ जा सके. अभी इंडिया में क्या है कि इंडिया में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कॉमन फीचर हो चुका है. ठीक है, कहीं भी थोड़ा सा भी चेंज होने से ना फाइनेंशियली बहुत बर्डन बढ़ जाता है. ठीक है, और साथ ही साथ जब फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है तो इंडियन वाले कल्चर में दे ट्राई टू गिव अप द प्रोग्राम. सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एकदम टाइम लिमिट बना के चले और टाइम लिमिट बना के टाइम लिमिट पे उसको इम्प्लीमेंट करें. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन should be there on the time. ठीक है, these are the various problems which are concerned. However, they could be saved a great extent by undertaking project formulation exercise at the appropriate time. Formulation is बनना शुरू समय पे हुआ, implementation सही समय पे होगा, बस भरोसा रखने का है. Now the various stages in project formulation. Feasibility analysis, देखिए ये बहुत important चीज़ है. फिजिबिलिटी एनालिसिस मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी एनालिसिस. जब हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं करने से पहले तो सारा चीज़ें, सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह सारा देख रहे हैं. उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये पॉसिबल भाई है कि नहीं है. तो जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है. फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट आइडिया को देखते हैं, चलेगा नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो क्यों चलेगा, जितने भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हमें दिखाई देते हैं उसको सबको स्टडी करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और उसके बाद वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा काम ठीक से चले. नेक्स्ट इज़ द टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस. टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस में जितना टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, अपने जो एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो ट्राई टू एस्टिमेट द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. वो देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है. ठीक है, अगर वो ये करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन जो बन रहा है उसका क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, उसको मैक्सिमम तरीके से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस. दिस से इज़ द हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. हमें आइडिया आ गया, हमने स्टडी कर लिया, हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, हमने इकोनॉमिक और टेक्निकलिटी की भी स्टडी कर ली. अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे सब पे पहले ज़रूरी है कि कौन सा काम कब करना है, कौन से काम के बाद कौन सा काम करना है, और जो भी काम है उसे हम कितना टाइम देंगे. ठीक है, नाउ ये अभी क्या करते हैं, वो एक काइंड ऑफ ड्राइंग बनाते हैं, एक नेटवर्क काइंड ऑफ ड्राइंग बनाते हैं जिसमें वो सारा इनपुट्स देखते हैं, सारा आउटपुट्स देखते हैं. इनपुट्स जब आता है किसी भी स्टेज में सारा काम देखते हैं,
बेसिकली एक रफ ड्राइंग बनाते हैं, उसमें हर एक काम में कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं। ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और नेटवर्क एनालिसिस इसीलिए बोला क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ड्राइंग। नेक्स्ट इज द इनपुट एनालिसिस। इनपुट एनालिसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड ड्यूरिंग वो जो जितना भी काम चल रहा है, जो जितने भी इनपुट आ रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, उस सब को एनालाइज करना। हर एक हमने क्या किया, हमने डिज़ाइन फेज में अलग अलग काम को डिवाइड किया है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिए हैं। हर एक सीक्वेंस पे कुछ मटेरियल्स, कुछ मैन पावर, कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। अब इनपुट एनालिसिस में ये एक फीजिबिलिटी एनालिसिस है टू चेक कि एक्चुअली ये सारे इनपुट्स की ज़रूरत है, कितने इनपुट्स की ज़रूरत है, और कितने इनपुट्स के बिना भी काम चल सकता है। जो इनपुट है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हम कैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादा स्टॉकअप नहीं होगा ये जो भी इनपुट है, और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो भी बचेगा। फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, इट एस्टिमेट्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फंड रिक्वायरमेंट्स। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो काम चलने का कॉस्ट है, और फंड रिक्वायरमेंट्स जो आने हैं, उस सब को एस्टिमेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो कंपेयर करते हैं, एंड देन दे यूज़ द वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स विच आर बेसिकली फॉर द अकाउंटेंट्स एंड वन दोज डूइंग द मैथमेटिकल प्रोसीजर कि भैया कैश फ्लो क्या होगा, कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होगा, रेशियो एनालिसिस कैसे जाएंगे। उसका जितने डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ताकि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऐसे भी ना, व्हेन वी मेक इन्वेस्टमेंट वी ऑलवेज थिंक ऑफ अ लॉन्ग 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 टाइम होराइजन के बारे में सोचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, कॉशन फोरसाइट के साथ हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट मतलब जो आपके पैसे लगे, बेनिफिट इज द प्रॉफिट यू गेट। सो बेसिकली जब आप लोग जब भी एक एंटरप्रेन्योर एक फीजिबिलिटी एनालिसिस करता है, तो उसको एक रफ प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाता है। देन ही हैज़ एन आइडिया कि वो कितना प्रोडक्शन करेगा। देन ही हैज़ एन आइडिया कि रफली 1 साल में या 6 महीने में जो भी है उसे इतने फ़ायदे होंगे या प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की कॉस्ट करने लायक, काम करने लायक है, ये नहीं कि प्रॉफिट ही नहीं आ रहा लेकिन है, करना है तो किए चले जा रहे हैं, वो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। नेक्स्ट इज द प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में क्या होता है, इट कंटेन्स द वेरियस स्टेजेस आर कंसोलिडेटेड टू अराइव एट कंक्लूजन्स। ये एक प्रोजेक्ट हैज़ द प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग बॉडी, द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग बॉडी एंड द एक्सटर्नल कंसल्टिंग एजेंसीज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो बैंक के पास जाना या कहीं भी जाना जो फंड्स के लिए, ये वेरियस रिजल्ट्स पे आना, दिस कम्स अंडर द प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पहले जो हमने बताया कि एक प्रोजेक्ट जब हम बनता है तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आता है, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या टेक फीजिबिलिटी स्टडी करनी है वो हमने बताया। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते क्या है, वो है क्या। इफ़ योर काम क्वेश्चन इज़ लाइक व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हियर यू आर। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, इट इज़ अ कॉन्साइज कॉपी ऑफ द डिटेल एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट। हम लोग आगे इस टॉपिक के जस्ट पहले डिटेल एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट कर चुके हैं। अब उसका एक कॉन्साइज कॉपी हम जब बनाते हैं टू बी प्रेजेंटेड टू द वेरियस बैंक्स एंड स्टाफ इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी एक एंटरप्रेन्योर जो या जो भी एक्सपर्ट है, ये रिपोर्ट बनाता है इससे पहले कि इन्वेस्टमेंट कर सके। ये प्रोडक्ट जो रिपोर्ट होता है, इट एसेस करता है कि डिमांड फॉर प्रपोज प्रोडक्ट, वर्क्स आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी। और यही एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो ने प्रॉपर एनालिसिस करके बनाया हुआ है, वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जो एंटरप्रेन्योर्स या उनके पार्टनर्स या उसके जो भी वेल विशर्स हैं जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास, ताकि उनको वो कन्विंस कर सकें उनके प्रोडक्ट में बिलीव करने के लिए, उनके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है
जो सारा प्रोजेक्ट्स का सारा डिटेल्स कैरी करता है, अबाउट द लैंड एंड द बिल्डिंग रिक्वायर्ड, कैपेसिटी, द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर एनम मीन्स पर ईयर, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं, जो मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, जो पावर एंड वाटर, मैन पावर, मार्केटिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन, and last is the financial analysis and economic viability of the project, which we discussed right now. A project where report gives the information on the following aspect. एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है इस सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अभी का मार्केट कैसा है, स्कोप क्या है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट का जस्टिफिकेशन क्या है. टेक्निकल एस्पेक्ट जो बताया कि क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर पा रहे हैं, क्या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट आर द इक्विपमेंट दैट विल बी यूजिंग. फाइनेंशियल एस्पेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, एंटरप्रेन्योर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है. प्रोडक्शन एस्पेक्ट कि हम क्या प्रोडक्ट यूज़ कर पा रहे हैं, क्या चॉइस हम लोग ने वो प्रोडक्ट को चूज़ किया ही क्यों, और इज़ इट वर्थ द मनी एंड स्टफ. मैनेजरियल एस्पेक्ट्स कि कैसे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसमें से कैसे लोग काम हाउ स्किल दे आर, व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस, हाउ गुड दे आर. अब कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट में प्रोडक्ट के बारे में रहेंगे, तो वी नो व्हाट हैज़ टू बी रिटन. इट इज़ द प्रोडक्ट डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यूजर्स एंड एप्लीकेशन. मार्केट पोजीशन एंड ट्रेंड्स के बारे में, अभी करंट कैपेसिटी क्या है प्रोडक्शन का. पोटेंशियल मार्केट मतलब आगे क्या मार्केट हो सकता है. एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स, क्या एक्सपोर्ट का क्या उसमें चांसेस बन सकता है. ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अभी उसके सब्सिट्यूट या वही मार्केट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा चल रहा है, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं. रॉ मटेरियल्स में क्या रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, टाइप, क्वालिटी, सोर्सेस, प्राइस, वो सब चीज़. मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो प्रोसेस, प्रोडक्शन शेड्यूल, वो सब चीज़ आ जाता है. टेक्निक ऑफ कोर्स, प्लांट एंड मशीनरी तो कौन से टाइप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, वो सब आ जाता है. लैंड एंड बिल्डिंग कैसा चाहिए आपको, कैसा रिक्वायरमेंट है, छोटा लैंड है, बड़ा लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, फ्लोर है, अपार्टमेंट है, फैक्ट्री है, कौन सा लोकेशन है, कहाँ है, इन द सिटी है, आउट ऑफ द सिटी है, उसका कॉस्ट क्या है, लीज पे है, बॉट है, whatever it is, and the kind of money which is to be required has to be given in the project report. Now financial implications उसे क्या क्या हो सकते हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ से वर्किंग इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, हमारी क्या प्रॉफिट होएगी. मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या हैं, मार्केटिंग चैनल्स में ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या चल रहे हैं, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कैसा चल रहा है. देन पर्सनल में आपका आता है स्किल ऑफ द हमारे स्टाफ कैसा है, सेमी स्किल और स्किल लेबर कैसा है, सैलरी और वेज क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है पर्सनल का, द ह्यूमन रिसोर्स विच वी आर इम्प्लाइंग, द काइंड ऑफ स्टाफ विच वी इंटेंड टू कीप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका क्या पेमेंट वेजेस स्ट्रक्चर रहेगा, एंड आर बी अबाइडिंग बाय द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट. ये सारा चीज़ ध्यान में रखने का है. अभी जो है जो प्लांट रिपोर्ट है, इट इज़ सबमिटेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस like SISI or SIDO for help prepares the help the entrepreneurs to prepare the project report, and the financial institution वो पूरे अच्छे से रिपोर्ट को पढ़ते हैं और वो ट्राई ये करते हैं कि जो भी फंड्स चाहिए वो उनको टाइम पे मिल जाए. साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स भी यही ट्राई करते हैं कि जो पैसे उन्हें मिले वो टाइम पे उनके वापस कर पाए. राइट. Now the next topic is plant selection and development. क्या होता है कि there are lots of plant selection and development. Plant meaning क्या, जो लैंड आपको फैक्ट्री या लैंड या जो भी आपको वर्क स्टेशन लगाना है. अब क्या है ना, there are various of land and things available. जैसे हमने बताया, आप फैक्ट्री कर सकते हो, आप लीज पे ले सकते हो, आप जगह खरीद सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप सबलेट कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन क्या है ना कि आपको देखना है कि आपका प्लांट कहाँ लगना है. आपको देखना है कि आपके जो रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो. एक ऐसे जगह में मेरा इंडस्ट्री रहे जहाँ से रॉ मटेरियल्स पास हो, लेबर पास हो,
मेरा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, मेरा ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं हो, मुझे जब चाहिए तब मुझे जितने चाहिए लेबर मुझे मिल जाए, और सबसे बड़ी बात जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए मेरे मार्केट में डिमांड चाहिए. तो आई हैव टू लुक आउट फॉर द प्लांट selection development so that all these factors are somewhere near me. There has to be planned location of industries, not anywhere for the sake of it. You have to plan your industries, and you have to see कि वो industry actually कहाँ पे रहेंगे. It was Alfred Weber in 1929 to whom the credit of enunciating the theory of industrial location went when his magnus opus, The Theory of Location of Industry, was published in the Germany in 1909, in English in 1929. थ्योरी यही है कि एक ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाओ जहाँ पे आपका लोकेशन और वेट डिस्टेंस में इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं हो. बेसिकली हम जब काम कर रहे हैं, हमें काम करने के लिए आदमी चाहिए, लोड चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए. ये रॉ मटेरियल्स अगर हम बहुत बहुत दूर से ला रहे हैं तो मेरे पैसे लगेंगे. अगर पैसे मिनिमम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं है. हम कोशिश यही करेंगे कि हम अपना जो मशीन लगाएं, जो फैक्ट्री लगाएं, वो रॉ मटेरियल्स और जो रिसोर्सेज हैं उसके पास रखें, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज से क्यों नहीं हो, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज आर वन हु एक्चुअली हैव टू कम एंड वर्क. उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है जब हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो उस तरह से डेवलप करें ताकि हम भी उसको अच्छे से यूज़ करें, ताकि द काइंड ऑफ लेबर आई हैव दिट इज़ वेरी फ्रेंडली टू देम. साथ ही साथ बेस्ट टेक्नोलॉजी हम उसको इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं, और फिर जब हमारे यहाँ से प्रोडक्ट निकल के जा रहा है वो इतना सही और बेस्ट क्वालिटी का जा रहा है कि नोबडी जस्ट कैन से नो. तो रीज़न इज़ दैट द देन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर वॉज हेविली डोमिनेटेड बाय नेचुरल बेस एंड कस्टमर ओरिएंटेड. बट अभी क्या होता है, अभी में है कि न्यू थ्योरीज आते जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल लोकेशन डिक्लाइन करते जा रहा है. दिस थ्योरी स्पेशली होल्ड्स गुड जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ IT सेक्टर्स है. It is not possible to explain industrial location independently with the help of one factor. There are lots of factors which affect the industrial location, just as I said. Selection of industrial location is a very strategic decision. It is a one-time decision, not repeated again and again. बार बार नहीं होता. एक बार आप डिसाइड करते हो भैया कि मुझे कहाँ लेना है. तो जैसे बताया, रॉ मटेरियल्स, कहाँ पे चीप रॉ मटेरियल्स हैं, कहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल्स है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में तो ठीक है, आप लगा लो जहाँ पे आपका फ्रूट्स वगैरह है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, ये सब चीज़ देखना. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट विच आई जस्ट सेड, कि मार्केट से कितना क्लोज है. आपको अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाके सेल करना है, और उस मार्केट में जहाँ पे उस प्रोडक्ट का डिमांड है. तो यू डू नॉट हैव टू गो एंड सेट अप योर शॉप इन एनी मार्केट. यू हैव टू फाइंड द मार्केट विच हैज़ द डिमांड for your product. You have to find a location of your plant at a place which has a demand for your product. तो क्या है ना, one for any reason you have to find out कि भैया यहाँ पे तो हमारा डिमांड अच्छा जाएगा. Infrastructures, if you set up suppose जैसे रिलायंस फ्रेश टाइप का नहीं है, उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई रिलायंस या कोई समथिंग फ्रेश टाइप का आप जाके एकदम रिमोट एरिया में आप जाके लगाए जाओ, गांव में चलेगा. वहाँ पे आपका जो सब्जी है ना वो बाज़ार से ही आता है. सबका अपना अपना किचन गार्डन होता है. नोबडी इज़ गोइंग टू बाय देयर. अभी आपका दुकान जो है ना यहाँ पे चल जाएगा, बट नोबडी इज़ गोइंग टू बाय दैट आलू एंड प्याज इन द रिमोट एरियाज. दे हैव आलू एंड प्याज इन द होम फॉर द इंटायर ईयर. Why will they go to the shop? So when you are setting up your business unit, no, it should be right at the place where they really wanted, not the place just anywhere. Then what are the infrastructural facilities? Infrastructural facilities is कि वहाँ पे कैसा पावर है, कैसा ट्रांसपोर्ट है, कैसा कम्युनिकेशन है, बैंकिंग ऑब्वियसली कैसा है, वाटर कैसा है, पावर कितना दूर है, गवर्नमेंट क्या हॉलीडेज़ दे रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे हॉलीडेज़ दे रहे हैं, और देन वो कैसे टैक्सेस दे रहे हैं. देन ऑब्वियसली इफ सपोज यू हैव टू एम्प्लॉय पीपल, तो इज देयर अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन वेयर रिजर्वेशन पॉलिसीज हैव टू बी फॉलोड. देन सिमिलरली एडिक्वेट वाटर सप्लाई है कि नहीं, लो कॉस्ट में है कि नहीं, डोमिनेंट डिसिजनल स्ट्रक्चर है कि नहीं,
Now their tons of synthetic rubber requires 60,000 gallons, a ton of millennium takes 3 lakh gallons, and a ton of rayon consumes 2 lakh gallons of water. So do we have that much of water at the place of the industry? We have to find out. Now various government policy. Government बहुत सारी policies have already said, because India is a developing country, basically we are an agricultural country, so government of India has forever tried to provide subsidies and various types of help to the entrepreneurs, to develop entrepreneurs, and also to develop the women entrepreneurs. The government of India has gone a long way to help the women entrepreneurs as well. But we women, we always face this problem of family, money, home. uh, we have our first preferences, and we can't, most of the time, I'm not saying all, but most of the time we can't do that. तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या है, उन्होंने क्या इंसेंटिव, सब्सिडीज, टैक्स, हॉलीडेज, चीपर पावर सप्लाई, फैक्ट्री, क्या आप अगर बैकवर्ड एरियाज में लगा रहे हो तो आपको क्या कुछ कंसेशन मिल रहा है, ये सारे चीज़ गवर्नमेंट वाले में आता है. Then is the availability of manpower. Manpower is one thing which one has to go through. Go through my playlist once if you have time, and go through the this thing, job analysis on human resource planning, HRM वाला. अभी क्या है ना, ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमन को अब ना, पहले क्या होता था, प्री इंडिपेंडेंस एरिया में ना ह्यूमन के पास पैसे नहीं होते थे, तो जो चाहता था लोग वैसे उससे काम कराता था, मार के, पीट के, कुछ भी करके, दूर दूर से रख ला के एक छोटे से फैक्ट्री में बंद करके, और उनको किसी भी इनह्यूमन कंडीशन में काम कराते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अभी पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है. नाउ यू कांट डू इट. अभी क्या हो गया है कि जो मैन पावर है, अब मैन पावर या जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो एक एसेट बन चुका है. वो एसेट बन चुका है क्योंकि उनकी क्षमता पे, उनकी मोटिवेशन पे किसी की कंपनी का पूरा प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है. तो क्या होता है, लोग काम करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो, ताकि खुद ही वो एम्प्लॉय बेहतर हो. ठीक है. तो अभी क्या होता है कि अभी जो है मैन पावर में जितना सारा लॉज बना हुआ है ना, कि आप किसी, जैसे फैक्ट्री लॉ में है कि अगर आप लोगों को आप रख रहे हो तो आप उनको वॉशिंग फैसिलिटी दो, क्लीनिंग फैसिलिटी दो, रेस्ट रूम दो, कैंटीन दो सब्सिडाइज रेट. अगर किसी रूम में काम करा रहे हो तो उतना रूम दो कि, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्पेस, कि उतना स्पेस हो एक आदमी को खड़े होने का, काम करने का. तो देयर आर वेरियस लॉज विच आर प्रिवलेंट, प्लस देयर आर वेरियस वेजेस विच आर प्रिवलेंट फॉर द वेरियस सेक्शन ऑफ द लॉज, राइट. तो ये जो सारे लॉज हैं, ये वाले आप इफेक्ट करते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप में. देन लोकल लॉज, रेगुलेशंस एंड टैक्सेस. कि लोकल लॉज क्या क्या है. एयर लॉ है, एयर एक्ट है 1981 है, कि वो प्रोहिबिट करता है कि जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया है वो जो ये रेसिडेंशियल एरिया है उनसे दूर रहें. ठीक है. तो अगर दूर हैं तो क्या भैया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है. तो इससे क्या होता है, कभी कभी डिस्करेज हो जाते हैं लोग लगाने के लिए, कि मान लीजिए बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ पे कोई बड़ी सी फैक्ट्री लग रही है, लेकिन ऐसा हो जा रहा है कि उसका जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो क्लोज हो जा रहा है टू दी रेजिडेंशियल एरिया, सो दे गेट डिमोटिवेटेड. तो लोकल लॉ एंड रेगुलेशंस क्या क्या है. टैक्सेशन इज अ सेंटर एज वेल एज स्टेट सब्जेक्ट. तो कभी कभी ना कॉम्पिटिटिव मार्केट या प्रोड्यूसर्स में ये स्टेट मार्केट का भी देखा जाता है. देन इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. Ecological environment factors is again important, because we have been studying about the EVS, that is environmental studies, the nature, the ecological environment factors. वाटर एंड एयर पोल्यूशन बहुत हो गया. तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का क्या, भी फैक्ट्रीज, एज आई सेड अर्लियर, फैक्ट्रीज एक्ट में है कि आप अगर एयर या लैंड में स्वेज अगर भेज रहे हो, तो अगर आपका स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, गुड. अगर नहीं ट्रीटमेंट प्लांट है तो यू हैव टू ट्रीट दो स्वेज. आपको वो गंदगी को ट्रीट करनी है, केमिकल्स देके ट्रीट करके उसको साफ करना है बिफोर यू कैन डंप इट आउट. सो व्हाट इज इट, आपका जो है ये, दिस इज लाइकली कॉल्ड डैमेज, एंड द गवर्नमेंट will not grant permission to entrepreneurs to establish such industries in which ecological and environmental sensitive areas.
नेक्स्ट इज द कंपटीशन। अभी क्या है कि इसका कुछ एंटरप्राइजेस के रिटेल रिसोर्सेज में, स्टोर्स में जो रेवेन्यू होता है, तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो लोग क्या करते हैं, जनरली कोशिश करते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ हेल्दी कंपटीशन देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, फाइन। बट लोग यही कोशिश करते हैं कि अपने कंपटीशन को हटा दिया जाए। अगर वहाँ पे कंपटीशन है तो लोग अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और लोग और अच्छे से काम करते हैं। और जहाँ पे कोई भी कंपटीशन है भी नहीं, नए एंटरप्राइजेस तो एकदम तुरंत से लग जाते हैं। इंसेंटिव्स, लैंड कॉस्ट एंड सब्सिडीज़, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो हमारे गवर्नमेंट है वो दे ट्राई टू डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज टू लेस डेवलप एंड बैकवर्ड एरियाज। ये इसलिए ताकि जो है कि एक जगह कोई भी सिटी एक इंडस्ट्रियल हब ना बन जाए, बल्कि गाँव को भी लोग साथ लेके चले। और पॉवर्टी बहुत डेंजरस होते हैं फॉर दी प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, सो दे ट्राई टू decentralize this power. They try to bring up these small scale industries in the backward areas so that they become economically more prosperous and hence they they do good. ठीक है। और इसी जो पॉवर्टी से वो बोलते हैं पनपता है टेररिज्म, कि वो पॉवर्टी वाले लोग में जहाँ पे लोग रहते हैं जिनके पास खाना के लिए कुछ नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि आउट ऑफ hate for that the upper class people, or out of hunger they tend to take terrorism as a factor. और एक बार अगर वो काम पे लगे हुए हैं और एक बार वो लगे काम पे बिजी हैं, ठीक है, तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, दे आर बिजी नो। और उसके बाद गवर्नमेंट सेवरल इंसेंटिव्स, कंसेशन, टैक्स हॉलीडेज, चीपर लैंड्स, एश्योर्ड एंड चीपर पावर सप्लाई, प्राइस एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है ताकि अच्छे से काम चल सके। नेक्स्ट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका जो काम शुरू हो रहा है वो किस क्लाइमेट में है। ये ह्यूमन एफिशिएंसी और बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है। मान लीजिए वाइल्ड और कोल्ड क्लाइमेट है तो अच्छा है, काम अच्छे से होता है। बहुत गर्मी जहाँ होती है वहाँ पे काम में हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, या फिर जैसा काम है उस जगह पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं कि जूट एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी, बिकॉज जूट एंड कॉटन दे रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी। जूट ज़्यादा बंगाल में होता है, कॉटन भी उधर ही होता है। तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है। कश्मीर में लेस ह्यूमिडिटी होता है तो वहाँ पे वो शीप वगैरह होते हैं, है ना। देन पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस आई हैव डिस्कस मैनी टाइम्स कि एक पॉलिटिकल कंडीशंस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो वो कोशिश यही करते हैं कि किस टाइप के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को वो प्रमोट करें। और जिस टाइप का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहता है वो तब वो खुश होते हैं कि भैया चलो ये पार्टी आई हुई है, ये वाली पार्टी की ये वाली ऐसी सोच है, तो हमको लगता है हम लोग का काम इससे बेहतर हो जाएगा। द रीज़न इज़ नॉट टू सीक, ठीक है। द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आती है तो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, और इनस्टेबिलिटी आता है तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है अमंग द पर्सपेक्टिव एंड प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर्स की पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, काम शुरू करेंगे नई पार्टी आ जाएगी तो फिर हमारी प्रॉब्लम में रह जाएगी। तो क्या होता है, कम्युनिटी में वो फीलिंग नहीं होती है। बिसाइड्स दैट द एंटरप्रेन्योर विल आल्सो हैव टू लुक एट द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, जैसे हाउसिंग, स्कूल, कॉलेजेस, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, म्यूनसिपल फैसिलिटीज़। और ये सब जहाँ पे नहीं होते हैं, अगर क्लोज के काम के नहीं होते हैं तो नॉर्मली प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे I'll give an example of SAIL and satellite we have here in Ranchi. अब ये SAIL satellite and Mekon which we have in Ranchi, तो imagine the kind of mental patience the employees must be having. घर बगल में, काम बगल में, स्कूल बगल में, कम्युनिटी हॉल बगल में, सब चीज़ बगल में। किसी किसी के बच्चे का तबीयत भी ख़राब होता है ना, तो उसको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह चले जाओ हॉस्पिटल, दवा लेके वापस घर, 10 बजे तक वापस ऑफिस। तो क्या होता है, आपका अगर ऐसा कम्युनिटी डेवलप कर जा रहा है जहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज़ हो जा रहे हैं तो काम करना आसान होता है। These concessions and existence would find it difficult to attract industries to remote, inaccessible and highly backward areas. और जबकि एक अच्छे एरिया में ये ज़्यादा अच्छे से चलेगा।
This is all for today. We'll continue in the next lecture. Till then, stay home, stay safe. गवर्नमेंट की प्लीज़ गाइडलाइंस माने भैया आप लोग. एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.